नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश में भी एक राज्यसभा की सीट पे चुनाव होने जा रहा है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ अधिवक्ता और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा है। लेकिन वहीं भाजपा जबकि उसके पास बहुमत नहीं है, 25 सीटें हैं, 25 ही विधायक हैं, उन्होंने भी पूर्व कांग्रेस से आए और पार्टी में शामिल हुए चुनावों के वक़्त वरिष्ठ नेता हर्ष महाजन को चुनाव में उतार दिया है। पिछले कल ही हर्ष महाजन ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। हालाँकि हमने 31 जनवरी को भी इस बारे में चर्चा की थी कि भाजपा मौका देखकर चुनाव में राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी को उतारेगी और उन्होंने उतार दिया है। इसके लिए जयराम ठाकुर, डॉक्टर राजीव बिंदल दिल्ली गए, हर्ष महाजन दिल्ली गए, जगत प्रकाश नड्डा जी से चर्चा हुई। कहीं न कहीं कुछ बातें तय हुई तो उसके बाद पार्टी ने उनको टिकट दिया। अब बहुमत नहीं है, क्या कांग्रेस के कुछ विधायक बताया जा रहा है कि नाराज़ चल रहे हैं। जैसे कि अभी भी विधायक दल की बैठक हुई तो राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा वरिष्ठ विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए और वहीं पे कुछ और विधायक भी नाराज़ चल रहे हैं। क्या क्रॉस वोटिंग की संभावना है हिमाचल प्रदेश में? क्या अभिषेक मनु सिंघवी को कम वोट पड़ेंगे जितने विधायक हैं या पूरे पड़ेंगे? निर्दलीयों का हालाँकि साथ होने का दावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। उनको भी वो बैठक में बुलाया गया था विधायक दल की बैठक में। तो भाजपा किस तरह से तोड़-फोड़ करेगी कांग्रेस के अंदर? आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं उदयवीर पठानिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ जुड़े हैं। संजय शर्मा जी भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता जुड़े हैं। संदीप सांख्यान जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। चमन राकेश आहिटा जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज हमारे साथ जुड़े हैं। उदय जी, कहीं न कहीं ये शायद दूसरी बार हो रहा है। पहले भी आपको याद होगा जब गठबंधन एचवीसी भाजपा गठबंधन की सरकार थी तब भी प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया था उस समय और उस समय जी। कांग्रेस के 2 क्रॉस वोट हो गए थे। तो अब क्रॉस वोटिंग की कितनी संभावना जताई जा रही है? जबकि अब थोड़ा नियम बदला है कि क्योंकि चुनाव एजेंट को वोट दिखाकर ही डालना पड़ेगा, पार्टी के लिए ये नियम लागू है। तो जी। कांग्रेस को बीजेपी दावा कर रही है बीजेपी, हर्ष महाजन दावा कर रहे हैं, जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं और बहुत से कांग्रेस के नाराज विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो ये कितने विधायक हो सकते हैं और क्या संभावना हो सकती है इस चुनाव को लेके? डॉक्टर साहब, अगर सीधे तौर पे देखा जाए, जो एक माहौल बाहर शरेआम दिख रहा है, वो तो यही बता रहा है कि जो नाराज विधायक हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और जो जिन विधायकों को सरकार में सत्ता में हिस्सेदारी दी गई थी वो लोग भी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है कि नाराजगी तो कांग्रेस के भीतर चरम पर है। लेकिन जिस तरह से जो पोलिंग एजेंट होगा उसको अपना वोट दिखाकर वो पोस्ट करना होगा, वो एक जो बिंदु है, वो एक अहम हो चुका है। लेकिन अहमियत दूसरी तरफ भी है। अगर मैं ये कहूं कि कांग्रेस सरकार अपने मसलों को लेकर बहुत सारे वहमों में है, तो ये भी गलत नहीं होगा। और जब कांग्रेस के अंदर अहम है, तो वहम है, तो दूसरे जो लोग हैं, जो अपने आप को वो एक तरह से इग्नोर फील कर रहे हैं, वो उनको भी लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारे अहम पर ठेस लग रही है। शायद अब यही वजह है कि एक तरह का धर्म संकट जो है, वो खड़ा हो गया है सियासी संकट के नाम पर। डॉक्टर साहब। जी, हर्ष महाजन देखिए कांग्रेस में 42 साल उन्होंने राजनीति की है और जोड़-तोड़ में वो भी माहिर माने जाते हैं। वीरभद्र सिंह की पॉलिटिकल मैनेजमेंट के वो मुखिया किरदार रहे हैं और ठीक विधानसभा चुनावों से पहले कहीं न कहीं उनको एहसास हुआ कि यहाँ पे बिना वीरभद्र सिंह के सरकार यहाँ पे कांग्रेस की नहीं बनेगी। लेकिन जनता के बीच में गवर्नमेंट फेलियर के इतने हो चुके थे प्रयोग की सरकार बदली और यहाँ हर 5 साल बाद सरकार पलटती है। उससे वो अनभिज्ञ थे और शामिल हो गए और आज वो कोर कमेटी में भी हैं। और उस बिल्कुल। समय भी उन्होंने जब मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस का नेता चुनने के लिए 2-3 दिन जब कशमकश रही, उन्होंने बड़े चेहरों को कांग्रेस पार्टी के, उनसे लगातार संपर्क रखा, विधायकों से भी संपर्क रखा, वो उस समय भी कोशिश में थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब भी क्योंकि उनके साथ कुछ लोगों का नाता निरंतर जारी है, वो मिलते रहते हैं, बैठकें करते रहते हैं, फ़ोन पे बातचीत करते रहते हैं।
क्या ऐसे जी। में आपको लगता है कि कुछ लोगों को वो पोलिंग के दिन अब्सेंट भी करवा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर एब्सेंट जो आपने पोलिंग एजेंट्स वाली बात कही, उसमें एक रास्ता तो यही नज़र आता है कि जो विधायक हैं वो एब्सेंट रहे यहाँ पे। और दूसरी बात आपने बहुत अहम कही कि अगर इनके हर्ष भाई के जो अब मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमें पुरानी एक आदत पड़ी हुई है सुक्खू भाई, हर्ष भाई करने की। तो जी। हर्ष भाई का एक जो नाता है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ भी रहा हुआ है। वो यूनिवर्सिटी के टाइम के लिंक्स हैं इन लोगों के आपस में। इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सियासत एक तरफ है और अपने रिश्ते जो होते हैं, व्यक्तिगत रिश्ते वो एक तरफ रहते हैं। लेकिन अब बात फिर वही आ गई कि जब मुद्दा इस पे वोटिंग पे अटकेगा जाकर, तो धर्म संकट में ये लोग बराबर आएँगे और हर्ष भाई की भी एक पुरानी आदत रही है कि वो जैसा देश वैसा भेष बनाकर रहने के आदी हैं और अभी भगवा भेष धारण किया हुआ है। तो इस सारे मसले में मैं अगर ये कहूँ कि बीजेपी भी हर्ष महाजन के साथ बड़ी तल्लीनता के साथ खड़ी होगी, ऐसा भी नज़र नहीं आता। उसकी वजह यही है कि बीजेपी ने एक बड़े तरीके के साथ ये खेल खेला है। उन्होंने कांग्रेस के सामने एक पुराने कांग्रेसी को ही खड़ा कर दिया है। अपने किसी बड़े नेता के ऊपर आँच नहीं आने दी कि अगर कम बहुमत के बावजूद भी लड़ना है, तो क्यों ना वजूद किसी पुराने कांग्रेसी का ही जो है, वो दांव पर लगाया जाए। और जब ऐसी चीज़ आ जाती है तो बीजेपी अपने सेफ एंड पे है कि अगर हार गए तो कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। अगर जीत गए तो फिर हमारे थे और ये जीत गए। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के भीतर भी और हर्ष महाजन के लिए भी कोई हालात इतने अनुकूल हाल-फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। सबसे ज़्यादा बात वहीं पे डिपेंड करती है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो क्या अब हाईकमान के आगे या उसकी रज़ा के आगे अपनी रज़ा मान लेंगे कि जो आपने कहा वो सर माथे, पर ऐसे हालात अभी तक है नहीं। क्योंकि डॉक्टर साहब कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो वो अभी तक इतने मुखर हो चुके हैं कि अब वो डैमेज कंट्रोल जो जिसको कहा जा सकता है पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल, उसको करने में सरकार बड़ी बुरी तरह से पिटी हुई साबित हो चुकी है। क्योंकि जी। अगर थोड़े से भी प्रयास किए होते तो इन लोगों के जो सुर हैं, थोड़े से कहीं नरम होते, लेकिन नहीं, लगातार तल्खी जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। डॉक्टर साहब। जी, संजय जी आपके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इस बार कैंडिडेट दिया है, क्योंकि संख्या बल में फ़र्क बहुत है। वो 40+3 का दावा कर रहे हैं निर्दलियों का। हालाँकि निर्दलियों की जो जड़ें हैं, वो भाजपा के साथ रही हैं। आशीष भी भाजपा का टिकट माँगते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े। केएल ठाकुर भाजपा के सोलन के जिलाध्यक्ष भी रहे, पूर्व विधायक भी रहे भाजपा के, लेकिन टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े और जीते। होशियार सिंह भाजपा के करीबी रहे, पूरे 5 साल जयराम ठाकुर के साथ करीबी रहे, लेकिन अनुराग ठाकुर की पैरवी पे वहाँ पे रमेश धवाला को टिकट मिला, वो नाराज़ हो गए और अब वो सुक्खू जी के साथ चल रहे हैं। तो संख्या बल नहीं है, उसके बावजूद भी आपने कैंडिडेट दिया है, तो इसके पीछे क्या रणनीति है आपकी? आप क्या कोई कांग्रेस को कोई इस तरह से सरकार को अस्थिर करने के लिए पहला प्रयास करने तो नहीं जा रहे कहीं? डॉक्टर साहब, सरकार को अस्थिर करना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता नहीं है। सरकार बनते ही अस्थिरता के दौर से चल पड़ी थी। इस बात को जो है वो कहीं भी झुठलाया नहीं जा सकता और कांग्रेस पार्टी अपने अंतर्ग्रह और अंतर्युद्ध से जो है वो घिरी हुई है। अंतर्द्वंद जो है वो कांग्रेस के बीच में चरम पे सरकार के गठन के साथ ही चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जो है वो आए दिन उनके बयान जो है वो आप सुन सकते हैं, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पार्टी सरकार के कारगुजारी से खुश नहीं चल रही है, वो उनको संतुष्टि नहीं हो रही है, वो सरे दिल्ली जाकर के खरगे जी से मिलती है और इनके पार्टी के जो प्रभारी है उनको लगातार कह चुकी है कि उनके लोगों को, विशेष करके जो वीरभद्र समर्थक लोग जो रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, जो कार्यकर्ता रहे हैं, जिनकी ताजपोशी कहीं ना कहीं निगम कारपोरेशन के बीच में होनी चाहिए थी, किसी बोर्ड में होनी चाहिए थी, तो उनकी आवाज वो उठाती रहती हैं। तो किस तरह का असंतोष जिस पार्टी के भीतर, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो
सरकार की कारगुजारी के साथ संतुष्ट नहीं चल रहा है, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पार्टी के और उस सरकार की भीतरी हालात क्या होंगे। जहां तक प्रश्न रहा भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे अपनी रणनीति के अनुसार काम करती है और आज जो है संख्या बल नहीं होने के बावजूद जो है वो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है वो जीत करके जाएगा और हम इसको आप आने वाले समय में स्वयं इसको देखेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आपने देखा होगा कि ट्रिब्यून के अंदर मैं देख रहा था कि आनंद शर्मा जी का भी जो है वो बयान वहां पे छपा है, वो जो कांग्रेस हाईकमान ने उनके साथ किया है, जिस तरह से उनको नजरअंदाज करके चल रहे हैं, उनके समर्थक जो है समर्थक विधायक 2 या 3 या 4 जो भी उनके होंगे, वो भी जो है वो इस पूरी स्थिति के ऊपर नजर रखे हुए हैं। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी, हम राजनीतिक दल है, हम अगर कहीं पे हमें अगर किसी का समर्थन मिलता है तो हम क्यों नहीं लेंगे। और आप देखेंगे कि व्हिप जारी होने के बावजूद भी जो है वो विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। जहां तक रहा कि कुछ प्रश्न उठते हैं कि जी अभिषेक मनु सिंघवी को उन्होंने बनाया, निश्चित तौर पे ये पार्टी का आंतरिक मामला है, वो किसी को भी उम्मीदवार बना सकते हैं, ये उनकी अपनी पार्टी की नीति हो सकती है। लेकिन फिर भी प्राथमिकता अगर प्रदेश के किसी व्यक्ति को दी जाती तो निश्चित तौर पे एक जो प्रादेशिक सेंटीमेंट रहता है, एक लगाव जो है वो प्रदेश का होता है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के भीतर भी माहौल कुछ और होता। लेकिन कांग्रेस ने चौतरफा अपने उम्मीदवार के लिए माहौल को बिगाड़ लिया है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन संजय जी, आपकी पार्टी ने भी 1978 में बाहर से कैंडिडेट दिया था जब आपकी सरकार थी, महेंद्र कौर जी थी, ठीक है। 1990 में किशन लाल जी थे, आपकी पार्टी ने कहीं ना कहीं तब भी बाहर से दिए थे। बाहर से और उसका तो कोई इशू नहीं है, ये आपके नेता खामखा बना रहे हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा डॉक्टर साहब, हमें इस चीज के ऊपर आपत्ति ही नहीं है, हमें ये आपत्ति, ये हमारा सुझाव है, ये हमारा प्रादेशिक सेंटीमेंट हो सकता है। निश्चित तौर पे हमारी भी पार्टी से गए हैं, हमारे राज्यसभा में रहता है मनमोहन सिंह, लगातार जो है वो असम से राज्यसभा के सदस्य चुनकर के प्रधानमंत्री बनते रहे। हमारा ये कांग्रेस की आंतरिक राजनीति है, वो किसको उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, किसको नहीं बनाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी का इस बहस में पड़ने का कोई इरादा नहीं है, ना ही ये आज की हमारी बहस का ये कोई मुद्दा है कि कौन उम्मीदवार हो। ये एक हमारा सुझाव है कि प्रादेशिक होता तो अच्छा होता। अगर भारतीय जनता पार्टी के भी अगर उम्मीदवार बाहर से दिए हैं तो निश्चित तौर पे उस समय भी चर्चा चली होगी कि अगर प्रदेश का होता तो अच्छा होता, बेहतर होता। लेकिन पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेती है उसके आगे ठीक है, उसको मानना है, पार्टी का कर्तव्य बनता है कि उसको माने। उसी तरह कांग्रेस पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है, ये इनकी आंतरिक राजनीति है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कतई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां तक विधायकों के असंतोष की बात चल रही है, निश्चित तौर पे कांग्रेस के विधायक इस समय खफा है क्योंकि झूठी गारंटियां जो है 32 बिंदु इनके चुनाव घोषणा पत्र के अंदर थे, 10 उसमें अहम गारंटी थी और अहम गारंटियों को लेकर के प्रदेश को उनको अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर लोगों का रोष जो है वो देखने को मिल रहा है, उनको फेस करना पड़ता है, जनता का सामना करना पड़ता है और जनता उनसे 300। संजय जी, सांख्यान जी के पास जाऊंगा। सांख्यान जी, बात बड़ी यही आ रही है ऊपर के दोनों वक्ताओं ने बोला कि कहीं ना कहीं पार्टी में प्रदेशाध्यक्ष से लेके विधायकों तक और आपके पदाधिकारियों तक और कार्यकर्ता तक असंतुष्टता का माहौल है, कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं ये लोग। तो इसलिए भाजपा ने कैंडिडेट देके कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश शायद कर रही है भाजपा कि कांग्रेस की छन्नी में कितने छेद हैं, और अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है या विधायक अब्सेंट रह जाते हैं कहीं ना कहीं, तो उसके बाद फिर पार्टी के लिए सुक्खू सरकार को चलाने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कई दिक्कतें पेश आ सकती हैं। तो जाहिर है कि इस बार के चुनाव बड़ी परीक्षा है, राज्यसभा का चुनाव, क्योंकि हर्ष महाजन बहुत कड़े हुए नेता हैं और उनको कैंडिडेचर दिया गया है, कुछ सोच समझ के दिया गया है और दावे भी बड़े हैं भाजपा के। जी डॉक्टर साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी ये समझती है और जो लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस के अंदर बड़ा असंतोष है और यहाँ पे विधायक और कांग्रेस पार्टी के लोग असंतुष्ट चल रहे हैं सरकार से और संगठन से, सरकार के लोग संगठन से संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है, और ये अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते हैं तो मेरा उनसे एक मात्र प्रश्न है,
तो उन्होंने हर्ष महाजन जी को यहाँ से राज्यसभा का सदस्य क्यों दिया? इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी को यहाँ, अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत को लेके, तो उन्होंने माननीय नड्डा जी को यहाँ से अपना कैंडिडेट, अपना यहाँ पे राज्यसभा के लिए क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया? सबसे बड़ा प्रश्न है। अब देखिए, जहां तक हर्ष महाजन जी की बात है, उनकी विरासत कांग्रेस की थी, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहे। हर्ष महाजन जी के कंधे पे भारतीय जनता पार्टी बंदूक चलाना चाह रही है, तो मैं उनसे, हर्ष महाजन जी से ये पूछना चाहूंगा कि आप क्या थे और क्या हो गए और अब कहाँ जा रहे हैं? अब आप देख लीजिए, आपका कांग्रेस के अंदर कितना बड़ा रोल रहा है और कांग्रेस से आप मंत्री भी रहे, आप यहाँ पे कांग्रेस के अंदर आप इसके चेयरमैन भी रहे, वाइस चेयरमैन भी रहे और आप कांग्रेस की, लेकिन जिस दिन हर्ष महाजन जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि अब तो जी कांग्रेस की जो हार है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर तय है, क्योंकि हमने इनर सर्कल के अंदर जो है वो कांग्रेस के डेंट किया है। तो अभी 1.25 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए हैं डॉक्टर साहब, वहां पे तो हमें तो कोई डेंट नजर नहीं आया। हाँ ठीक है, छोटे मोटे मनमुटाव आपस में विधायकों के वो होते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक जो वोटिंग का फॉर्मूला तय किया गया है और जो आप लोग भी जानते हैं और उदयवीर जी ने भी ये कहा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसके अंदर बड़ा क्लियर जो यहाँ पे वर्जन है, भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि कांग्रेस से टूट के आए हैं लोग, उनके ऊपर बंदूक रख के चलाएं, लेकिन इनकी जो मंशा है वो कभी साफ नहीं है और ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो एक स्मूथ वे में सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं उसको अनस्टेबल किया जाए। और इनकी जो मंशा है, ये मंशा आज की नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, ये इस तरह की मंशा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक फंडामेंटल सिद्धांत इनके अंदर बन चुका है, ये ऑटोमेटिकली उन्होंने बना लिया है। और उसी सिद्धांत के चलते हुए पिछले 1.25 साल से ये मैं सुन रहा हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के जो नेता हैं और जो मंत्री परिषद कांग्रेस की जो है, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ, कोई अंतर्द्वंद नहीं है, कोई इसमें डायलेक्ट नहीं है, और पूरे अंतर्द्वंद से निकल के पूरे हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ सरकार को चला रहे हैं। उल्टे भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है, वो कांग्रेस को फाइनेंशियल मुद्दों के ऊपर घेरती हुई नजर आती है, और वो क्या करती है कि यहाँ पे किसी ना किसी से कोई फाइनेंशियल क्योस यहाँ के अंदर अराजकता जो है वो यहाँ पे फैलाई जाए, ताकि यहाँ के अंदर जो है, जो लोगों के अंदर असंतोष फैले। लेकिन अगर इतनी ही, मैं बार बार ये पूछ रहा हूं, अब मैं अगर ये गुटबाजी की बात करूं तो बड़ा साफ संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जयराम ठाकुर जी के कहने पे टिकट डिसाइड नहीं होते, नड्डा जी और अनुराग जी के कहने पे टिकट डिसाइड होते हैं, बिंदल जी की क्या भूमिका रहती है वो किसी से छुपी नहीं है। तो ये असंतोष, मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस से ज्यादा जो है, जो ये तथाकथित असंतोष की बात जो कांग्रेस के अंदर कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मैं कहता हूं ये सबसे ज्यादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। अगर ये तो नड्डा जी गुजरात से क्यों उम्मीदवार बन के आ रहे हैं, तो उनको चाहिए था उनका, सोनिया जी भी राजस्थान से आ रही हैं, जबकि सोनिया जी को न्योता दिया गया था प्रतिबंध द्वारा। सोनिया जी भी कुछ जयपुर से आ रही है, राजस्थान से। और दूसरी बात यह है कि अभी कल ही पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी आपके, उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि इन सब चीजों का लाभ भाजपा उठाना चाहती है, और राज्यसभा का चुनाव उनको मौका मिला है कि कांग्रेस की फूट को जग जाहिर करें। जी देखिए, राजनीति जो है वो चेकमेट का खेल है, ये आप भी जानते हैं। बिसात हर जगह बिछी रहती है, वो हमारे लिए भी बिछी रहती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बिछी रहती है। मैं ये कह रहा हूँ, जो प्रकाश चौधरी जी ने जो पिछले कल जो कहा है, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया के अंदर ये खबरें आई हैं कि उन्होंने रिजाइन किया है, तो प्रिंट मीडिया में भी छपा है। उनका जो इशू था हो सकता है वो व्यक्तिगत रहे, कांग्रेस की जब भी सरकार रही है, वैसे भी प्रकाश चौधरी जी अपने हिमाचल विकास कांग्रेस से आए थे, पहले भारतीय जनता पार्टी में भी वहां पे उनकी भी वहां पे बड़ी सक्रिय भूमिका रही जब इनका कोalition गवर्नमेंट था। लेकिन उन्होंने जो जिस तरह से किया है, हो सकता है उनके कोई निजी कारण रहे हो। उनका जो कहना है कि जी
मेरे सरकार में काम नहीं हो रहे हैं या पार्टी के अंदर मेरी सुनवाई नहीं है। कल ही वो मुझे मिले हैं एक स्थान पे, और उनका कल इस ही वो पार्टी के मुझे अंदर मुझे मुझे मिले हैं, मैं बता रहा हूँ, कल ही वो मुझे मिले हैं और बड़े दुखी हैं कि अपनी सरकार में बीजेपी का विधायक उनको हाशिए पे रख रहा है। अधिकारी लोग सिर्फ विधायक की सुन रहे हैं, जो वो प्रत्याशी रहे हैं पार्टी के, उनकी कोई नहीं। और जिला अध्यक्ष भी थे वो, मंडी के जिला अध्यक्ष हैं वो, जिस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो लोग हैं उनकी सरकार में सुनवाई नहीं है। यही चीजें हैं भाजपा जिसका लाभ अब उठाना चाहती है। जी चलिए आस्था जी। सुन रहे हैं मेरे को? हाँ आस्था जी अब तैयारी भाजपा राज्यसभा चुनाव के जरिए कर रही है। कैंडिडेट हमने तो पहले कह दिया था, 31 जनवरी को ही हमने डिबेट की कि भाजपा जरूर उतारेगी कैंडिडेट, क्योंकि भाजपा को लगता है कि कांग्रेस की फूट को जग जाहिर करके इस सरकार को अस्थिर करने का एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। और हो सकता है कि ये प्रयोग ही हो, हर्ष महाजन के जीतने की संभावना ना हो, लेकिन प्रयोग हो ये। अगर वो थोड़ी बहुत भी क्रॉस वोटिंग या अब्सेंट करवा देते हैं विधायकों को, वहीं कुछ विधायक इस तरीके से बैठे हैं कांग्रेस के कि वो चाहते हैं कि पार्टी उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करे और वो अनअटैच मेंबर हो जाए। ऐसा भी कुछ कई विधायकों ने सोच पाल रखी है। जी आस्था जी। देखिए, भाजपा का आपको पता है पॉलिटिकली इस समय वो क्या ढूंढ रही है हिमाचल में। सब लोगों को पता है कि एक बार सत्ता से जो दल बाहर हो जाता है तो वो एक छटपटाहट तो भाजपा में ज्यादा वो दिख रही है इस बार कि क्यों हम लोग इस सत्ता से बाहर हुए। हालांकि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा वीरभद्र जी के बाद कोई चेहरा नहीं था, और ऊपर से हर्ष महाजन को जब से ज्वाइनिंग की है तो भाजपा को ये लगता था कि शायद अब कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं शायद उनमें से कोई छिटक के इस तरफ पे आ सकता है। अब इससे देखिए भाजपा को विन विन सिचुएशन पे, भाजपा मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा इसमें नुकसान भाजपा का होगा, क्योंकि भाजपा को तो पता है उसके पास 25 ही लोग हैं। और जहां तक बात रही कांग्रेस की, अगर मान लीजिए अगर वो जो सोलन में खेल हुआ उस तरह का खेल हो जाएगा तो बहुत बड़ा एक विपदा कांग्रेस में अंदरूनी जो लड़ाई है वो जग जाहिर हो जाएगी। और एग्जैक्ट इनको पता लग जाएगा लोकसभा से पहले कि कांग्रेस में सरकार के खिलाफ और संगठन के और खिलाफ कितने लोग हैं, क्या लोग हैं। ये जो रोष है, क्योंकि समन्वय तो दिख नहीं पा रहा, क्योंकि इनके सरकार और उसके बीच में चिंक्स तो है और सभी राजनीतिक दल में होते हैं। ये तो नहीं मैं कहूंगा कि भाई भाजपा में नहीं है या हमारी पार्टी में नहीं है या कांग्रेस में, ये तो सब जगह पे होते हैं। अलग अलग दल होते हैं, अलग अलग एक नेता होते हैं, उनकी एक अपनी लॉबिंग होती है। बट इनके पास ऑप्शंस क्या है? देखिए व्हीप का जो होता है राज्यसभा में, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखेंगे तो वो यहाँ पे लागू नहीं होता है जहां तक मुझे पता है, क्योंकि वो विधानसभा के अंदर वोटिंग के लिए है, लेकिन राज्यसभा में व्हीप का कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर मान लीजिए उसने किसी ने वोट करने जाना ही नहीं, अगर वो जाएगा ही नहीं किसी बहाने से, तो एक तरह से उसकी तो वहां पे एजेंट के पास दिखाने का वोट का उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता। तो अब ये चीज तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के से छिटक के जाएंगे। ऐसा बहुत बड़ी ऐसा कोई होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कांग्रेस के लिए कोई ऐसा संकट की स्थिति तो नहीं नजर आ रही है। हाँ, हो सकता है अगर 2-3 लोग सोच भी रहे हो ऐसा करने की, तो इस समय वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के विधायक जो है खास करके वो अपनी सरकार के विरुद्ध इस समय तो नहीं जाना चाहेंगे। और ऐसा ही जो निर्दलीय विधायक है, क्योंकि अभी केवल आपको पता है कि 3.5 साल बचे हुए हैं कार्यकाल के, तो अभी वो भी देखेंगे कि लोकसभा चुनाव तक क्या स्थिति रहती है। भाजपा वहां पे एक बार दोबारा से लोटस जो ऑपरेशन लोटस होता है उसको शायद तभी वो देख पाएगी जब अगर यहाँ पे उसको कुछ दरारें मिलती हैं, और वो कांग्रेस को अपना किला जो है सुरक्षित करना पड़ेगा। अगर इस समय किला इनका यहाँ ढह गया तो भाजपा के लिए आसानी हो जाएगी। इनके पास तो पूरा तंत्र जो है सारा खड़ा है, सब कुछ साम दाम दंड भेद सब खड़ा है। तो अब ये अगर हारे भी हैं तो इनकी तो सीट वैसे भी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस, हाँ अगर ये उल्टा दाव पड़ गया कांग्रेस का और कांग्रेस में दरारें आ गई तो दरवाजा खुल जाएगा भाजपा के लिए हिमाचल में फिर से। बिल्कुल 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 आस्था जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि और भाजपा का प्रयास भी यही है, इसीलिए अटेम्प्ट कर रहे हैं ये। और वो पठानिया जी, जेपी नड्डा जी के घर में बैठक होती है और जेपी नड्डा जी को एक
पूरा प्लान दिया जाता है, जयराम ठाकुर जी, बिंदल जी, हर्ष महाजन जी प्लान देते हैं कि ये मौका बड़ा है कि इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की दरारें दिखा देनी चाहिए जनता को, उससे हमें लोकसभा चुनाव में भी लाभ होगा और आगे हमने अगर कुछ सरकार को, लेकिन जैसा कि आस्था जी ने बताया कि निर्दलीय विधायक भी नहीं चाहेंगे तीनों कि वो बिल्कुल। भाजपा को वोट देके अपने डेवलपमेंट वर्क को कहीं न कहीं प्रभावित करें, क्योंकि अभी उनकी चल रही है हल्के में। वहाँ पे भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो दुखी हैं, जो हारे हुए हैं हमसे, ठीक है? और भाजपा के कांग्रेस के विधायक भी ऐसा नहीं चाहेंगे। अगर एक भी वोट क्रॉस नहीं करवा पाई भाजपा, तो ये कहीं न कहीं भाजपा के लिए भी बड़ा सेटबैक होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही बात कही। मेरा ये मानना है कि भाजपा ने एक मास्टर प्लान कोई कांग्रेस के लिए नहीं बनाया है, वो मास्टर प्लान भाजपा ने खुद अपने नेताओं के लिए भी बना के रख दिया है सामने कि सांप सीढ़ी के किल में आप सांप से कितना सा बचकर दिखाते हो। पिछले कल की बात करूं तो डॉक्टर साहब, वहां पे जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज थी, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा नजर आ रहा था। और ये पहला टेस्ट है जो कि ठाकुर जयराम के सामने भी रख दिया गया कि ठाकुर साहब, अब आपकी स्टेट लीडरशिप के ऊपर भी एक तरह से प्रेशर बिल्ड किया गया है कि अगर आप यहाँ से कुछ हद तक तोड़-फोड़ करने में कामयाब रहते हैं या फिर सीट निकालने में कामयाब रहते हैं, तो ये एग्जिट टेस्ट बेसिकली जयराम ठाकुर जी के लिए है। क्योंकि इसमें मोहरा बीजेपी ने अपना भी नहीं यूज किया। उन्होंने फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने फिर कांग्रेस का मोहरा आगे किया है और उस मोहरे की आड़ में जो हाथ हैं उस मोहरे को चलाने वाले, वो एक तरह से बिल्कुल जयराम ठाकुर जो हैं उनके हाथ में दिए गए हैं। मैं कल उनके बयान भी सुन रहा था तो राजीव बिंदल ने उन्होंने भी बड़े तरीके से ऐसी कोई बात नहीं करी जिससे कि कल को वो बयान उनके गले में पड़ जाता। लेकिन बीजेपी के जो बकाया नेता थे वो बराबर उसी इसमें थे कि अब तो हम जीत ही गए, बकायदा नारे भी लगे, जय श्री राम हो गया काम तमाम। तो वो भी एक हकीकत है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एसिड टेस्ट सुखविंदर सिंह सुक्खू का ही नहीं है, नेता प्रतिपक्ष का भी यहाँ पर बराबर है। लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं अब वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं, क्योंकि अगर ये भी तय मानिएगा कि अगर कांग्रेस बिल्कुल एकजुट होकर सीट को निकाल लेती है तो उन लोगों के दिन नहीं बदलेंगे जिनको अभी अपने दिन जो है वो बहुत बुरे नजर आ रहे हैं, उनके दिनों के अच्छे आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो अब आपने एक बात बड़ी सही कही पहले कि इनको एसोसिएट ही ना, अपने साथ एसोसिएट ही ना रखा जाए और इनको आजाद कर दिया जाए। तो वो भी शायद कहीं ना कहीं विधायक जो कांग्रेस के हैं वो इस तरीके से तैयार होंगे कि सुनवाई तो वैसे भी नहीं होनी है, तो क्यों ना अलग हो जाएं, क्योंकि बात आ रही है फ्यूचर की। और जिस तरह से एक पॉलिटिकल टेम्पो तैयार किया गया है, एक वैक्यूम तैयार किया जा रहा है और खास करके कांग्रेस के अंदर तैयार किया जा रहा है कि इसका फ्यूचर नहीं है, तो हो सकता है कि अपना आगे का भविष्य देखा जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये भी नजर आ रही है सर इस वक्त, जो कि अगर दिल्ली के जो सोर्सेज है उनकी बात की जाए, कि अब सारी जितनी भी लगामें हैं वो बीजेपी हाईकमांड ने अपने पास रख ली हैं, जो दो शीर्ष के नेता हैं। पहले एक बात ये चलती थी कि सुजानपुर से अगर राजेंद्र राणा को बीजेपी में लाना है उसके लिए धूमल फैमिली की हामी जरूरी है। इसी तरह से कुछ और मसलों पे भी चीजें थी कि नड्डा साहब की भी जरूरी है। तो सूचना ये कहती है कि अब जो बीजेपी का हाई कमांड है उसने ये कह दिया कि अब जो कुछ करेंगे हम करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी सारी चीजें जो है उनका जो कंट्रोल है वो बीजेपी ने, जो सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने अपने पास रखा हुआ है। तो ये भी एक पॉलिटिकली पपट है यहाँ पे जितने भी हैं जिनकी बात कही जाए। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये बात तो जाहिर सी है कि अब जो भी खेल होगा उसमें बीजेपी हाईकमांड की नजर भी होगी और उस हाईकमांड की नजर बाकायदा बीजेपी की जो नेता खुद को कभी प्रदेश स्तर का कभी राष्ट्रीय स्तर का नेता घोषित करने के चक्कर में रहते हैं, साबित करने के चक्कर में रहते हैं, उनका ऐसे टेस्ट भी इसी बहाने होगा। और साथ में इतनी बात से जरूर जोड़ना चाहूंगा मैं लास्ट में कि अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हुई तो ये तय माना जा सकता है कि लोकसभा चुनावों में ये लोग खतरे में आएंगे, कांग्रेस सरकार जो सत्ता में होने के बावजूद भी। और बकाया माहौल भी कुछ ऐसा प्रदेश में बना हुआ है जो कि किसी भी तरीके से, अगर सामाजिक माहौल की भी बात करूं तो वो कांग्रेस के पक्ष में कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि विधानसभा शिमला के आसपास बेरोजगारों का डेरा है, जो दूसरे मांगों वाले लोग हैं उनका डेरा है। मुद्दे बहुत हैं, बिल्कुल। जी, और वहीं ना जी, राजीव शुक्ला जी ने भी कल संपर्क किया है, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जो नाराज विधायक हैं
और उन सब से संपर्क किया है और उनके साथ वो बैठने वाले हैं और कहीं न कहीं प्रियंका जी को भी बिठाए जाने की सूचना है कि आने वाले दिनों में प्रियंका जी उनके साथ बैठ के करके सारे गिले-शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगी। ऐसा है उदय जी, ऐसी सूचना आ रही है। डॉक्टर साहब, हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बोला हो कि इनको शांत किया जाए, लेकिन ये मैसेज एक बड़ा स्ट्रांगली जा चुका है कि कांग्रेस के भीतर वही हो रहा है जो सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहते हैं। और नो डाउट कि पिछले सवा साल से वही हो रहा है। ये लोग भी कांग्रेस हाईकमान के पास जाके चीखे थे, चिल्लाए थे, अपनी मजबूरियां गिनवाई थी, लेकिन आज तक कुछ ऐसा हो नहीं पाया। अगर राजीव शुक्ला की बात करूं तो वो मध्य मार्गी रहे हैं शुरू से ही। तो जी। जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं या जो मंत्रिमंडल के बीच में बैठकर भी खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, वो लोग भी शरेआम तो छोड़िए, कानाफूसी से आगे बढ़कर थोड़ा-सा जोर से बोलने शुरू हो चुके हैं कि हम अपनी जो मौजूदा स्थिति है उससे सैटिस्फाइड नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर सियासत की लैंग्वेज में बात करूं कि जब अपर को सब कुछ दिया, अपर अब भी सैटिस्फाइड नहीं है। सिरमौर की जंग पूरे इसमें लगी हुई है कि एक नेताजी वहां पे हैं, दूसरे नेताजी इंडस्ट्रियल एरिया से हैं, उनकी आपस में टस्सल है। दूसरी तरफ से देखा जाए तो दो मंत्री जो सीनियर नए-नए बने हैं इस वक्त, वो भी नाखुश बताए जा रहे हैं कहीं न कहीं पे। तो अगर सत्ता का बैलेंस करना भी होगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लीजिए थोड़ा-सा 19 से 21 हुआ है, इन लोगों ने आंखें दिखाई, तो ये भी तय मानिएगा कि जो अभी जी। तक एक तरह से बेलगाम व्यवस्था चली हुई थी, उसके ऊपर लगाम तो कहीं न कहीं लगना जो है वो संभव नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब। चलिए, तो चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए कैंडिडेट उतार दिया गया है। कैंडिडेट भी पुराने कांग्रेसी वरिष्ठ नेता हर्ष महाजन को उतारा है भाजपा ने और जगत प्रकाश नड्डा जी से के वहाँ पे दिल्ली में पूरी योजना बनाई गई, किस तरह से यहाँ की कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना है और उसके लिए ये एक बड़ा मौका है, मंच है बड़ा, इसमें हमें दिखाना पड़ेगा कि कांग्रेस के अंदर कितनी दरारें हैं। हालाँकि संख्या बल कांग्रेस के साथ है, 40 प्लस 3 निर्दलीय 43 और भाजपा के पास 25 विधायक हैं। तो संख्या बल में अगर कोई जोड़-तोड़ होती है और थोड़ी बहुत भी क्रॉस वोटिंग होती है, तो उससे ज़ाहिर हो जाएगा कि कांग्रेस की सरकार की नींव जहाँ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर है। अगर एक भी वोट क्रॉस नहीं करवा पाए, तो वहीं पे राज्य की भाजपा की लीडरशिप जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल की लीडरशिप पे भी सवालिया निशान लगेंगे। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।